नमस्कार दोस्तों, 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे एक ऐसी घटना होती है जिसने भारतीय न्यायपालिका पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, ये एक ऐसा मामला है जो किसी जज की ईमानदारी पर सवाल खड़े करता है। जज वो जिसे न्याय की मूर्ति तक कहा जाता है। भारत के जब किसी कमजोर वर्ग का शोषण होता है, जब कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है, तो कमजोर व्यक्ति के मुंह से एक ही आवाज आती है कि हम तुम्हें न्यायालय में देख लेंगे। तुम हमसे भले ही जोर जबरदस्ती कर लो, लेकिन तुम्हारा जोर न्यायालय के ऊपर नहीं चलेगा। जज के सामने शायद तुम्हारी अकड़ ढीली जरूर पड़ जाए। लेकिन दोस्तों, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो घटना हुई, उसके बाद शायद एक सामान्य वर्ग में रहने वाला व्यक्ति, एक आम इंसान शायद न्यायालय गुहार लगाने से पहले भी अब सोचने को जरूर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम न सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर हुए एक अप्रत्याशित घटना की समीक्षा करेंगे, बल्कि हम समझेंगे कि आखिर क्यों दिन ब दिन भारतीय न्यायपालिका के ऊपर से भारत के नागरिकों का विश्वास कम होता नजर आ रहा है। पारदर्शिता को लेकर एक धुंधली सी छवि बनती जा रही है, और उसमें भी जब ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर हुआ, तो फिर लोगों का विश्वास अगर डगमगा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। दोस्तों, 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड को कॉल जाता है। फायर फाइटिंग की टीम उनके सरकारी आवास पर पहुंचती है। ये समय था रात के करीब 11:30 बजे का, और टीम ये देखती है कि किसी स्टोर रूम के आसपास आग लगी हुई है। फायर फाइटर्स आग बुझाने का काम करते हैं, और जब आग काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है तो वहां पर जो स्टोर रूम जिसमें आग लगी थी उसके अंदर पहुंचते हैं। काफी अंधेरा था क्योंकि लाइट तो पहले ही वहां पर काट दी गई थी, लेकिन फिर भी जब वो टॉर्च जलाकर देखते हैं दोस्तों, तो 4 से 5 बड़े बड़े नोटों के बोरे जो लगभग आधे जल चुके थे उस स्टोर रूम में पड़े हुए थे। पानी से भीगी ये नोटें इधर उधर आधी जली अवस्था में फैली हुई थी। ये देखकर दोस्तों फायर फाइटिंग का पूरा स्टाफ लगभग भौचक्का रह जाता है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एक स्टोर रूम में 4 से 5 बड़े बड़े बोरों के भरकर कैश क्यों रखे हुए हैं। दोस्तों, अगर हम सीनियर हाई कोर्ट के एक जज की मंथली सैलरी को भी देखेंगे तो हार्डली वो 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ के बीच होती है। ऐसे में अगर हम साल भर का भी सैलरी का आंकड़ा निकाले, अगर 1 रुपए भी वो जज खर्च नहीं करता है तो भी 30-35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होता है। और ऐसे में करोड़ों रुपए जब उनके स्टोर रूम से बरामद होते हैं, ये जज कई सारे सवालों के घेरे में आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, ये फायर फाइटिंग की टीम में जो कर्मचारी थे वो उस पूरे कैश, जले हुए कैश का वीडियो बनाते हैं, और दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर थे उनको सारी बात बता देते हैं। बाद में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये सारा मामला बताते हैं, और अगले 1 हफ्ते के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर एक जांच कमेटी गठित कर दी जाती है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ समझिएगा दोस्तों, जब ये घटना हो रही थी यानी 14 मार्च को रात को, उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा अपने आवास पर नहीं थे। वो हॉलीडेज मनाने मध्य प्रदेश में किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ निकल चुके थे। अब दोस्तों, अगर कोई जज किसी भी तरह की उसके ऊपर इंक्वायरी करनी है, किसी भी तरह के उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीका अपनाया है जिसे इन हाउस मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि किसी भी जज के अगेंस्ट में जो जांच होगी, जो कमेटी बनेगी, उसको दूसरे जज ही कर सकते हैं और किसी को अधिकार नहीं है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो कमेटी जस्टिस यशवंत वर्मा की जांच के लिए बनाई गई, उसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वो, और तीसरे कर्नाटक के एक जज, टोटल 3 जजेस की एक कमेटी बनी। दोस्तों, ये कमेटी अपनी इंक्वायरी शुरू करती है और लगभग 10 दिनों तक 55 अलग अलग गवाहों से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। इनमें वो लोग भी थे जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे ड्यूटी पे तैनात थे, उनके यहाँ जो गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे, जो उनके घर के हाउस स्टाफ थे। तो इन सबसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी इनकी गवाहियां थी, जो भी इनके स्टेटमेंट थे, उस रात क्या हुआ एक्चुअल में, उन सबको इस कमेटी ने रिकॉर्ड किया। इवन जस्टिस यशवंत वर्मा के भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। उनकी बेटी जिसने फायर फाइटिंग टीम को कॉल किया था, उससे भी गवाही ली गई, उससे भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए, पूछताछ की गई। और उसके बाद दोस्तों 3 मई 2025 को एक 64 पेजेस की एक कंक्लूजन रिपोर्ट इस कमेटी के द्वारा पब्लिश कर दी जाती है। इस रिपोर्ट की एक कॉपी दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसको डिटेल में तो आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें पूरा कहानी लिखी हुई है, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो इसी रिपोर्ट को पढ़कर बता रहा हूँ, मैं अपने कोई मन से नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप डिटेल में और इसको समझना चाहते हैं तो ये 64 पेज की रिपोर्ट है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इस इंक्वायरी के बाद दोस्तों इस रिपोर्ट में बताया गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो भी केस पाया गया, इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल, पूरी तरह से अकाउंटेबिलिटी जस्टिस यशवंत वर्मा की है,
वो ये फेल रहे बताने में कि इसका सोर्सेस क्या है, कहां से ये पैसे आए थे, कौन था इसका जिम्मेदार। और इसमें ये भी लिखा गया दोस्तों कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा गया कि भाई ये पैसे कहाँ आए, तो उन्होंने बताया कि पता नहीं कहां से आए, कोई इसी की साजिश के तहत किसी ने मेरे घर में ले जाकर के ये स्टोर रूम में पैसे रख दिए। दोस्तों किसी हाई कोर्ट के जज का घर पे एक्सेस लेना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं होती है। वहाँ 5 गार्ड 24 घंटे ऑन ड्यूटी तैनात रहते हैं, अलग अलग पेट्रोलिंग गार्ड्स होते हैं, उनके खुद के पर्सनल स्टाफ होते हैं, खुद के काम करने वाले लोग उनके घर के होते हैं। तो वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति ऐसे आ जाए शायद ये इम्पॉसिबल होगा। और उस पूरे उनके बंगले की जो आउटर पेरिफेरी है उसकी सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो ये कहना जस्टिस यशवंत वर्मा का कोई बाहर से आ गया उनके घर में कैश रख के चला गया, तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगता। और यही बात इस रिपोर्ट में भी लिखी गई है। और उसके बाद दोस्तों इस कमेटी ने भारत सरकार को ये रिकमेंडेशन दिया, भारत सरकार से ये रिक्वेस्ट की कि भाई इस जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके पद से हटा दिया जाए, इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाए, यानी रिमूवल ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। अब दोस्तों जरा समझिएगा, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती। इसके लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए होती है, यानी महाभियोग, इम्पीचमेंट। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा और लोकसभा में भी जो सांसद थे उन्होंने इस जस्टिस यशवंत वर्मा को रिमूव करने के लिए जो प्रस्ताव, महाभियोग का जो प्रस्ताव था, वो उस पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। तो भारत में ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है, किसी हाई कोर्ट के जज को उसके पद से बर्खास्त किया जाएगा, उसको पद से रिमूव किया जाएगा, उसे नौकरी से निकाला जाएगा महाभियोग चलाकर। दोस्तों जस्टिस वर्मा केस ने सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों को ही नहीं उजागर किया है, बल्कि एक सवाल देश के सामने और खड़ा कर दिया है दोस्तों कि और कितने जस्टिस वर्मा जैसे लोग हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। इमेजिन कीजिए सिचुएशन, अगर उनके घर पर आग ही न लगी होती, अगर फायर फाइटिंग की टीम ही वहां नहीं पहुंची होती, तो क्या जो आज चीजें देखने को मिल रही है पूरे देश को, जो महाभियोग एक चला जा रहा है, क्या ये सिचुएशन बनती? और क्या अकाउंटेबिलिटी होती है इन जजेस के अगेंस्ट में? इनके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके सार्वजनिक करने का कोई प्रोविजन है? दोस्तों आपको बता दूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत अगर आप किसी जज की प्रॉपर्टी को जानना चाहें, उसके स्टैंडर्ड को जानना चाहें, तो ये आप नहीं जान सकते। इनको इस नियम से अलग रखा गया है, यानी किसी जज के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्तियां हैं, इसका आपको पब्लिक डोमेन में कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। इस पर भी कई बार देश में सवाल उठे हैं। दोस्तों भारत की न्यायपालिका पर भारतीय मीडिया या पब्लिक डोमेन में कोई ज्यादा खुलकर बात नहीं करता है। रीजन एक है कि सबको डर होता है कि कहीं उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न लग जाए, और इसी डर से अगर आप देखेंगे तो खुल करके इस मुद्दे पर मेन स्ट्रीम मीडिया भी हमारा बात नहीं कर रहा है। एक जो दूसरा मुद्दा दोस्तों, जो भारतीय न्यायपालिका में जो एक सिस्टम लगा रखा है इन्होंने कॉलेजियम का, जिसके तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है, उनका ट्रांसफर होता है, उनका प्रमोशन होता है, उस पर कई बार सवाल उठे हैं। इसमें खास बात यह कि ये जो सिस्टम जिसके तहत जजों की नियुक्ति की जाती है, भारतीय संविधान में ऐसा कहीं उल्लिखित नहीं था। इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के पास करने के बाद एक नियम बना दिया है, जिसके तहत अब जजों की नियुक्ति हो रही है। ये पूरा मामला क्या है, जरा इसको गहराई से समझिए। दोस्तों भारत का संविधान जब बना था तो उसमें आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217, इन दोनों में क्लियर डिस्क्रिप्शन देके बताया गया कि किस तरह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति की जाएगी। उसमें कहा गया कि इन जजेस की नियुक्ति देश का राष्ट्रपति करेगा, भारत के चीफ जस्टिस और अन्य जो सीनियर जजेस हैं उनके परामर्श से करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस परामर्श का मतलब कोई बाध्यता नहीं थी कि सरकार को वही मानना है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा कि भाई इस जज को यहाँ ट्रांसफर करो, इस जज को यहाँ प्रमोशन दो। ऐसा कोई कह सकते हैं कि कोई बैरियर नहीं था, कोई कंपलसरी नहीं था कि राष्ट्रपति को वो बात मानना ही है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद साल 1970 तक भारत की जो जुडिशियरी थी उसमें जजेस का ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग, उनका प्रमोशन, ये सब कुछ लगभग देश की संसद तय करती थी। देश की सरकार का उसमें एक इंटरफेयर रहता था। बाद में इमरजेंसी का दौर होता है और इसी क्लॉज का आरोप लगे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पर कि इमरजेंसी के समय में अपने इसी पावर का मिसयूज किया गया। हाई कोर्ट के जजेस का इधर उधर अब मनचाहे तरीके से ट्रांसफर किया गया और उन जजेस को लगाया गया जो सरकार की बातों के हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। ऐसे में एक न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता थी वो खतरे में आ गई। इस बात के अगेंस्ट में दोस्तों 3 से 4 बार अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई और इन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों में बदलाव कर दिया और तभी से ये कॉलेजियम सिस्टम आया। अब कॉलेजियम सिस्टम में होता यह है कि जब किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का ट्रांसफर या उसकी पोस्टिंग या उसका प्रमोशन कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये तय करने का पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस ही तय करेंगे।
यानी हमारी पोस्टिंग है तो हमारे ही ग्रुप के लोग तय करेंगे, सरकार का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। यही पूरा कॉलेजियम सिस्टम हुआ जो दोस्तों आगे चलकर डेवलप हो गया। दोस्तों साल 2014 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वो एक नया संविधान में संशोधन कर देती है और एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना देती है। इस कमीशन में अलग अलग सदस्य थे और एक दूसरी बॉडी, एक कॉलेजियम से अलग सिस्टम बना देती है जिसके तहत अब जजेस की नियुक्ति होनी थी। बाद में इसके अगेंस्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका आती है और सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर देती है, इसको कैंसिल कर देती है, ये कहते हुए कि भाई आप फिर से भारत की जो स्वतंत्र न्यायपालिका है उस पर अपना हस्तक्षेप करने की सरकार कोशिश कर रही है। और ये जो कमीशन है, अगर इसके तहत जजेस की नियुक्ति होगी तो सरकार का कहीं ना कहीं जुडिशियरी में इंटरफेरेंस हो जाएगा और इससे फ्रीडम ऑफ जुडिशियरी पर आंच आ जाएगी। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए देश में, नहीं तो सरकार का दबाव न्यायालयों के ऊपर भी शुरू हो जाएगा, जजों के ऊपर भी शुरू हो जाएगा। ये बात चलो समझ में आती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि जजों की संपत्तियों को सार्वजनिक न करने का जो क्लॉज है उसका क्या लॉजिक है इन चीजों से। दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त का जो अधिनियम 2013 है उसके तहत सभी जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं उनको अपनी प्रॉपर्टीज को सार्वजनिक रूप से घोषित करना होगा कि भाई मेरे पास कितनी संपत्ति है। लेकिन जजेस के लिए ये नियम लागू नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं किसी जज के पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, तो ये आप नहीं जान सकते, उनको इस नियम से अलग रख दिया गया है। इसका भी क्या कोई जुडिशियल इंडिपेंडेंस से संबंध है क्या? इस पर तो सवाल उठता है। दोस्तों 2024 के आंकड़े बताते हैं कि देश की 25 हाई कोर्ट में 749 जजों में से सिर्फ और सिर्फ 98 जजेस ऐसे हैं जिनकी संपत्तियां सार्वजनिक डोमेन में अवेलेबल है। यानी लगभग 750 जजेस में से सिर्फ और सिर्फ 100 जज ऐसे हैं जिन्होंने डिक्लेयर किया है कि भाई उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। दोस्तों जब जजों की संपत्तियों का खुलासा सार्वजनिक रूप से नहीं होता है तो जनता के मन में संदेह पैदा होता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में भी कुछ ऐसे ही सवाल खड़े हुए हैं जो पारदर्शिता की कमी में सीधे सीधे इशारा करते हैं। दोस्तों जिस कॉलेजियम सिस्टम के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है उसके क्या पैरामीटर्स हैं, किन तथ्यों के आधार पर जजेस को नीचे की रैंकिंग को उठाकर सीधे ऊपर सबको बाईपास करके उनको लगा दिया जाता है, ये सब डेटा पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं होते हैं। जनता को नहीं बताया जाता है कि आखिर क्यों किसी नीचे जूनियर जज को सीनियर जज बना दिया जाता है, क्यों चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, अपने उसके ऊपर के सभी सीनियरिटी को बाईपास करा दिया जाता है। ये सारी बातें दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम में छुपा दी जाती है, आम जनता तक पहुंचने नहीं दी जाती है। और अगर इस पर कोई खुलकर बात करे तो वो उसके मन में एक डर बैठा रहता है कहीं उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना लग जाए। दोस्तों अमेरिका में एक लॉ है, उसे कहते हैं एथिक्स इन गवर्नमेंट एक्ट। इसके तहत अमेरिका के सभी जजेस को अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी होती है, पूरे देश को बताना होता है कि उनके पास कितनी संपत्तियां हैं। क्या ये नियम भारत में नहीं किया जा सकता है? और अगर ये नियम हो भी गया तो क्या इससे कोई जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरा होगा जिसका सो कॉल्ड हमेशा उलाहना दी जाती है? शायद नहीं। दोस्तों ये नियम न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देंगे बल्कि जनता में जो खोया हुआ विश्वास है एक न्यायपालिका के प्रति, जो एक धुंधला होता उनका विश्वास है, उसमें एक बार फिर से एक नई चमक, एक नई ऊर्जा दिखेगी। दोस्तों एक दूसरा सबसे बड़ा आरोप जो न्यायपालिका के ऊपर लगता है वो है नेपोटिज्म का। अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो साल 2025 में द प्रिंट ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें उसने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में 33 सुप्रीम कोर्ट के जजों में से 10 जज ऐसे हैं जिनके फादर पहले सुप्रीम कोर्ट में जज रहे हैं या कोई क्लोज रिलेटिव उनका जज रहा है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के 1/3 लोग जजेस ऐसे हैं जिनके फैमिली कनेक्शन पुराने जजेस से हैं। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है तो कॉमन चीजें होती हैं, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाता है, ये बात भी सही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर का बेटा उसी अस्पताल में जब आउट ऑफ टर्न एक सीनियर डॉक्टर बना दिया जाता है तब संदेह उठता है। जब इंजीनियर का बेटा अपने ही कंपनी में आकर के बाकी सभी इंजीनियरों को जो उससे सीनियर है उनको पीछे छोड़ करके खुद उस कंपनी का सबसे सीनियर मोस्ट इंजीनियर बन जाता है, तब संदेह जरूर उठेगा उस कंपनी पर। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेस के प्रमोशन है उसमें कई बार ऐसा देखा गया कि आउट ऑफ द टर्न उनके प्रमोशन हुए, आउट ऑफ द टर्न उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया। दोस्तों जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे केसेस हमें एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि भारतीय न्यायपालिका में अब सुधार का समय आ चुका है। ये केस सिर्फ एक जज के खिलाफ आरोपों की कहानी मात्र ही नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था की कहानी है जो पारदर्शिता, निष्पक्षता की हमेशा मांग करती है। नेपोटिज्म और करप्शन के ये मामले जनता के विश्वास को बार बार डगमगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये समय निराश होने का नहीं बल्कि
बदलाव करने का है। हमें ये जरूर ध्यान रखना होगा कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ होता है। अगर हम इसकी कमियों को सुधारेंगे तो न सिर्फ हम न्यायपालिका को मजबूत करेंगे बल्कि देश के लोकतंत्र को भी मजबूत करेंगे। हर भारतीय के मन में ये विश्वास जगाएंगे कि उन्हें न्याय अवश्य मिलेगा। दोस्तों, क्या आप भारतीय न्यायपालिका में सुधार चाहते हैं? आपका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।